तो चलिए आज हम एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन सच में बेहद रोमांचक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया। आज हम पदार्थ के उन बिल्कुल मूल निर्माण खंडों को डिकोड करेंगे जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के सफर के लिए हमारे पास एक बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप है। हम परमाणु की बुनियादी परिभाषा से शुरुआत करेंगे, फिर उसके अंदर मौजूद 3 मुख्य उप परमाणु कणों को जानेंगे। इसके बाद परमाणु और द्रव्यमान संख्या के पीछे के गणित को समझेंगे और अंत में समस्थानिकों और परमाणु द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे। भाग 1, परमाणु की मूल परिभाषा। तो आइए सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि आखिर हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल एक परमाणु सिर्फ कोई छोटा सा कण नहीं है। सोचिए, अगर हम किसी चीज को तोड़ते जाएं तो परमाणु वो आखिरी सीमा है जहां तक उस चीज के असली गुण बरकरार रहते हैं। ये वो मूलभूत इकाई है जो वास्तव में किसी भी दिए गए तत्व की रासायनिक पहचान को पकड़कर रखती है। इस तस्वीर को देखकर ये बात और साफ हो जाती है। केंद्र में एक सघन नाभिक यानी न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं, और इसके बिल्कुल बाहर इलेक्ट्रॉन बादल में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे सौरमंडल के एक छोटे से रूप जैसा लगता है ना? भाग 2, 3 मुख्य उप परमाणु कण। अब जब हमारे पास एक बड़ी तस्वीर आ गई है तो चलिए परमाणु के अंदर चलते हैं और उन मुख्य किरदारों से मिलते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। इन 3 कणों की तुलना करना सच में बहुत दिलचस्प है। प्रोटॉन्स, जिन पर धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये दोनों ही काफ़ी भारी होते हैं। इनका द्रव्यमान लगभग 1 AMU के बराबर होता है और ये नाभिक के अंदर सुरक्षित बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज होता है, वे अविश्वसनीय रूप से हल्के होते हैं और नाभिक के बाहर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक कण का अपना एक बहुत ही फिक्स काम है। प्रोटॉन किसी भी परमाणु का आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। वे तय करते हैं कि वो कौन सा तत्व है। न्यूट्रॉन उसे वजन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के सामाजिक जीवन को संभालते हैं। यानी वे ही यह तय करते हैं कि परमाणु कैसे व्यवहार करेगा और दूसरों के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा। भाग 3, परमाणु और द्रव्यमान संख्या। चलिए अब देखते हैं कि ये कण मिलकर उन गणितीय नियमों को कैसे बनाते हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल के तत्वों को परिभाषित करते हैं। यहाँ हम 2 मुख्य मापदंडों की तुलना कर रहे हैं। पहला है परमाणु संख्या या Z, जो पूरी तरह से नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की गिनती है। यही तय करता है कि तत्व कौन सा है। और दूसरा है द्रव्यमान संख्या या A, जो नाभिक में मौजूद भारी कणों का कुल योग है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर। उदाहरण के लिए जब हम ऑक्सीजन की इस स्टाइल को देखते हैं तो ऊपर जो 8 की परमाणु संख्या लिखी है वो हमें चीख कर बता रही है कि इसके नाभिक में ठीक 8 प्रोटॉन हैं। और मजे की बात यह है कि ये नियम पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ऑक्सीजन परमाणु पर लागू होता है। और अगर हमें कुल द्रव्यमान संख्या निकालनी हो तो गणित बहुत ही सीधा है। द्रव्यमान संख्या A निकालने के लिए बस परमाणु संख्या को, जो कि असल में हमारे प्रोटॉन हैं, सीधे न्यूट्रॉन की गिनती में जोड़ देना होता है। बस इतना ही सरल। भाग 4, समस्थानिक और परमाणु द्रव्यमान। और ये चीज़ हमें बिल्कुल सही समय पर हमारे अंतिम खंड में ले आती है। यहाँ हम देखेंगे कि जब न्यूट्रॉन की संख्या अचानक बदलने लगती है तो क्या होता है। यहीं पर एंट्री होती है समस्थानिकों की, जिन्हें हम आइसोटोप्स भी कहते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ हैं। असल में ये बिल्कुल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब इनकी पहचान और प्रोटॉन की गिनती एकदम सेम रहती है, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रॉन की मात्रा अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इनका कुल वजन बदल जाता है। इन दोनों को साथ में रखकर देखने पर बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों ही कार्बन हैं, क्योंकि दोनों के पास 6 प्रोटॉन हैं। लेकिन जरा ध्यान दें, कार्बन 14 में 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हैं। इसी वजह से इसका द्रव्यमान 14 हो गया है और ये एक भारी आइसोटोप बन गया है। विज्ञान की दुनिया में आइसोटोप्स को अक्सर ऐसे दर्शाया जाता है। तत्व का प्रतीक होता है और उसके साथ उसकी विशिष्ट द्रव्यमान संख्या लिखी होती है। जैसे यहाँ कार्बन के साथ 12 या 13 लिखा है। इसे देखते ही तुरंत पता चल जाता है कि हम किस आइसोटोप की बात कर रहे हैं। अब एक आखिरी और बहुत अहम बात।
पीरियोडिक टेबल पर जो दशमलव वाली संख्या होती है, जैसे ऑक्सीजन के लिए 15.999, वो किसी एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं है। वो दरअसल प्रकृति में पाए जाने वाले उस तत्व के सभी आइसोटोप्स का एक वेटेड एवरेज यानी भारित औसत होता है। जो आइसोटोप प्रकृति में जितना ज्यादा पाया जाएगा, औसत में उसका पल्ला उतना ही भारी होगा। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये सच में दिमाग को चकरा देने वाली बात नहीं है कि हमारे चारों ओर की ये पूरी दुनिया, ये अनंत ब्रह्मांड सिर्फ 3 छोटे-छोटे कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलग-अलग गणित और खेल से बना है? इसी विचार के साथ इस ब्रह्मांड के मूल रहस्यों को समझने के आज के इस सफर को हम यहीं विराम देते हैं।